सभी फार्मासिस्ट साथियों का एक बार फिर से स्वागत है अपने राणा फार्मा कॉन्सेप्ट्स में। जैसा कि अपना उद्देश्य है फार्मासिस्ट सिलेबस को कंप्लीट करना। पीछे अपन ने क्या है जो 2-3 टॉपिक पढ़ लिए, पीएनएस, एएनएस, सेडेटिव, हिप्नोटिक, उसी से लिंक करते हुए आज का अपना टॉपिक है हाइपरटेंशन। तो दोस्तों, जैसे कि हाइपरटेंशन, सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए हाइपरटेंशन होता क्या है। हाइपरटेंशन यदि अपन नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो जो ब्लड प्रेशर है उसका इंक्रीज हो जाना, सिंपल है। जो ब्लड प्रेशर का इंक्रीज हो जाना उसी को क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। अब ये नॉर्मल क्या था, जो पहले के अपने रेंज थी ये तो 120/80 था, पर अभी आजकल जो इंडिया का है WHO की गाइडलाइन उसमें 130/90। ये सिंपल है, ऐसे कोई इसमें इश्यू नहीं है, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये अपने क्या है, हाइपरटेंशन का। अब हाइपरटेंशन में बेसिकली क्या होता है कि जो अपन देखते हैं ना कि किस तरह से मतलब अपनी ब्लड वेसल्स में क्या एक्टिविटी होती है, हार्ट क्या रोल करता है, वो अपन पढ़ेंगे, वो चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो अपन ने पीछे जो अपना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पढ़ा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, उसमें 2 न्यूरोट्रांसमीटर है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। वो मैंने बताया था, उनके रिसेप्टर्स के थ्रू क्या है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें, हाइपरटेंशन में, ठीक है। तो क्या होता है, इनके तरफ अपन देखेंगे, इनके रिसेप्टर है जो पीछे अपन देखे थे उनको एक बार फिर से देखेंगे, और जो भी अपना जो हाइपरटेंशन का जो अलग से जो कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग से कौन कौन से जो क्या एक्टिविटी हो सकती है उन पे अपन ध्यान देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, हाइपरटेंशन में बेसिक सिस्टम होता है, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम। ये क्या होता है, अपन ले रहे रेनिन और इधर से ले लिया एंजियोटेंसिनोजन। रेनिन और एंजियोटेंसिनोजन का जो सिस्टम होता है ना, उस पे क्या होता है, जो बेसिकली हाइपरटेंशन डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैंने क्या है, जो पीछे के लेक्चर आपने यदि नहीं देखा तो देख लेना। जो पीछे का लेक्चर बताया था अपना, जो बीटा रिसेप्टर बताया था ना, बीटा रिसेप्टर, आपको ध्यान हो तो जो बीटा 1 रिसेप्टर मैंने बोला था पीछे के लेक्चर में, बीटा 1 रिसेप्टर, उसमें बीटा 1 की लोकेशन पे जाओ एक बार। यदि आपने देखा, बीटा 1 की लोकेशन मैंने क्या बताई थी, एक तो हार्ट पे बताई थी और दूसरी क्या बताई थी मैंने, किडनी पे बताई थी। इन 2 ऑर्गन्स पे मैंने क्या है, बीटा 1 रिसेप्टर इसकी लोकेशन बताई थी। अब क्या है, उसी पे अपना जो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम है पूरा डिपेंड करता है। अब अपन देखेंगे अपना जो रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम है वो, ठीक है। पीछे से देख लेना जो बीटा 1 रिसेप्टर है उसकी लोकेशन कहाँ पे, ये भी चलो मैं मिटा देता हूँ, आपने देख लिया कौन सा टॉपिक है ये। तो देखो ये अपना क्या है भाई, किडनी, ठीक है, किडनी। इससे क्या सीक्रेट हो रहा है, जो पहले भी मैंने एक बार जिक्र किया है, क्या, रेनिन। याद रखना जो रेनिन है इसका सिंथेसिस होता है कहाँ पे, लीवर में। सिंथेसिस पे क्वेश्चन आता है, रेनिन का सिंथेसिस कहाँ पे होता है, लीवर में। बट इसका रिलीज होता है ना, वो किस कहाँ से होता है, किडनी से होता है, ठीक है। इधर से क्या बताया, अपने जो किडनी से क्या होगा, रेनिन, ठीक है। अब जो क्या है एंजियोटेंसिनोजन है वो अपने कहाँ से रिलीज होगा, लीवर से, ठीक है। सिस्टम का क्या नाम था, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम। अब क्या होगा, जो रेनिन है, एंजियोटेंसिनोजन है ना, इसको किस में कन्वर्ट करेगा, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, ठीक है। रेनिन, इसमें रेनिन की प्रेजेंस है, एंजियोटेंसिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कौन कन्वर्ट करेगा, अपना रेनिन कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, ये सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती है, अपना एक एंजाइम होता है, मैंने बताया था पहले भी, ACE, उसी को रिपीट कर रहा हूँ, ACE की प्रेजेंस में जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंजियोटेंसिन सेकंड में भाई, ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकंड में हो गया। अब आगे क्या होगा, जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये भी फर्दर एंजियोटेंसिन थर्ड में तो हो जाता है कन्वर्ट, पर यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक है। जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ना,
इसके दो तीन फंक्शन होते हैं। पहला क्या होता है इसका, पहले तो रिसेप्टर होता है AT1 रिसेप्टर के थ्रू काम करता है, ठीक है। नंबर एक क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, इस पे क्या अपना AT1 रिसेप्टर मिलता है ब्लड वेसल्स पे। जो ब्लड वेसल्स पे जाके जो AT1 रिसेप्टर पे जो अपना एंजियोटेंसिन सेकंड है वो क्या करता है, आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरी जगह कहाँ पे जाके काम करेगा, जो अपना किडनी में एडनल मेडुला होता है ना, मेडुला, वहां पे भी कौन सा रिसेप्टर होता है, AT1। वहां पे जाके क्या करेगा, ये अपना एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन उसका रिलीज करवाएगा। एल्डोस्टेरोन का रिलीज करवाएगा। जो एल्डोस्टेरोन है ना, फर्दर क्या फंक्शनिंग करता है, एल्डोस्टेरोन जाके अपनी जो लेड डीटी होती है ना, अपने किडनी का अपने पड़ा होगा नेफ्रॉन का लेड डीटी या उसको क्या CD जो बोलते हैं, कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं, इस तरह से कुछ होती है। मान लीजिए यहाँ पे जाके क्या करेगा, ये सोडियम और वाटर का क्या करेगा, रिटेंशन करेगा, ठीक है। सोडियम वाटर का रिटेंशन करेगा कौन, एल्डोस्टेरोन। और क्या करेगा, पोटेशियम है उसका क्या करेगा, एलिमिनेशन, ठीक है। तो ये ओवरऑल मैंने सिस्टम बताया, कॉम्प्लिकेट सा लगने लग गया, पर आप शुरू से देख रहे हो तो हो गया। तो एंजियोटेंसिनोजन लीवर से सीक्रेट होगा, ये रेनिन है किडनी से सीक्रेट होगा। रेनिन की प्रेजेंस में एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट होगा। इसके बाद क्या है, ये फर्स्ट है, ACE एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, एंजियोटेंसिन सेकंड में हो जाएगी। फर्दर हो तो थर्ड में भी सकता है, पर ये क्या करेगा आगे जाके AT1 रिसेप्टर के थ्रू दो काम करता है। पहला जो ब्लड वेसल्स है वहाँ पे वैसो कॉन्ट्रैक्शन करता है, दूसरा एडनल मेडुला है, वहाँ से क्या है, एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन करवाता है। एल्डोस्टेरोन फर्दर क्या है, सोडियम वाटर का रिटेंशन करता है, जिसके फलस्वरूप क्या है, अपना BP बढ़ता है। देखो वैसो कॉन्ट्रैक्शन हो गया, मतलब वेसल्स जो ब्लड वेसल है इसके अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो क्या होगा, ब्लड वेसल्स में मानो पाइप में कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो क्या होगा, BP बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, यदि अपना ब्लड वॉल्यूम मान लीजिए इससे पहले एल्डोस्टेरोन रिलीज नहीं हुआ था 5 लीटर है, मान लिया। अभी सोडियम वाटर का इनसाइड इनटेक ले रहा है तो ब्लड वॉल्यूम मान लीजिए 6 लीटर हो गया। तो उसी सर्किल के अंदर यदि पहले 5 लीटर बह रहा था, अब 6 लीटर बह रहा है, तो क्या हुआ, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये अपना था रेनिन एंजियोटेंसिनोजन सिस्टम, ठीक है। क्लियर हुआ, आपको एक बार इसको रिवाइज करके देखना है। अब अपनी ड्रग ये मैंने मिटा दिया, अपनी ड्रग कहाँ पे काम करेंगे वो बता देता हूँ। ये जो रेनिन है, अपन कौन कौन से ड्रग्स के अप्रोच होते हैं, वो यहाँ से इसको रेनिन को ब्लॉक कर दें, ठीक है। रेनिन को ब्लॉक कर देते, यहाँ से इसका कन्वर्जन नहीं होगा, इसको अपन ब्लॉक कर सकते हैं, ये ब्लॉक हो जाए। या फिर या क्या, अपन AT1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं, यहाँ से हो जाए। या फिर क्या ना, यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं एल्डोस्टेरोन वाला जो ये वाला सिस्टम ब्लॉक कर सकते हैं। या फिर इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसको डाययूरेटिक्स दे सकते हैं, ठीक है। ये 4-5-6 अप्रोच तो यहीं से निकल जाएंगे अपने, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूँ, आगे क्या होता है उसका अपन ध्यान देते हैं भाई, ठीक है। चलो चलते हैं। ये जैसे मैंने बताया, अभी अपन जो एल्डोस्टेरोन कर रहे थे, ये मान लीजिए अपना क्या है, हार्ट है भाई, ठीक है। हार्ट के अपने कितने चैम्बर हैं, 4 चैम्बर हैं। इसके ऊपर जैसे ये अपना राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है ना। यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किस में जाता है, बॉडी में जाता है, बेसिक बता रहा हूँ। यहाँ से ब्लड कहाँ पे आता है, बॉडी का ब्लड इसमें आता है, ठीक है। ये आता है, एरो लगा दिया। यहाँ से कहाँ पे जाता है, लंग्स में जाता है, और यहाँ से कहाँ है, लंग्स से आता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे कभी भी आ जाता है, इम्प्योर ब्लड सबसे पहले कहाँ रिसीव होता है, तो राइट एट्रियम में आता है, ठीक है। और सबसे पहले प्योर ब्लड कहाँ रिसीव होता है, तो लेफ्ट एट्रियम आता है, क्योंकि प्योर आ गया ना। और बॉडी को ब्लड सप्लाई सबसे ज़्यादा कौन करता है, किस पे ज़्यादा वर्कलोड होता है, ये। तो CHF में अपन इसी पे फोकस करेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। तो इसी पे अपने क्या है, β1 रिसेप्टर होते हैं, β1 रिसेप्टर है। अब β1 रिसेप्टर के थ्रू मैंने बताया था एल्डोस्टेरोन का सबसे पहले ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, ठीक है। जो ब्लड वेसल्स का डायमीटर है BV है, उसका डायमीटर कम हो जाए, डायमीटर मान लीजिए कम हो गया, ठीक है।
या जो क्या है टीपीआर, जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है ना, जो कि ब्लड वेसल्स होती है, इन पे लगने वाला ये फोर्स है, ठीक है, ये बढ़ जाए तो इनके ओवरऑल क्या होता है, अपना जो बीपी है उसका इंक्रीजमेंट होता है। ठीक है भाई, चलो ठीक है, ये मैंने इसको रब कर दिया। अब चलते हैं अपना आगे क्या अप्रोच होता है। अब अप्रोच मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अप्रोच वही लगाएंगे जो अपने बनेंगे, कोई नए अप्रोच अपने को लेके आने नहीं है। तो सबसे पहले जो ड्रग का क्लासिफिकेशन करेंगे वो बता रहे, ड्रग का क्लासिफिकेशन देखना है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं ना, वो भी देखने हैं अपने को। तो ड्रग का क्लासिफिकेशन के साथ साथ थोड़े थोड़े अपने मैं साइड इफेक्ट्स बताऊंगा, जो आप देख लोगे ना तो क्या है, एग्जाम में आप यकीन मानिए फार्मासिस्ट एग्जाम इससे बाहर नहीं आएगा। किसी भाई को ऐसे लग रहा है कि ज़्यादा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, इससे बाहर ज़्यादा नहीं आएगा। सबसे पहले मैं बताता हूँ, अपनी एक ड्रग बोला था मैंने रेनिन, सॉरी एक मैंने बोला रेनिन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, क्या बताया था मैंने, रेनिन रिलीज होता है, रेनिन क्या है, एंजियोटेंसिनोजन को क्या है कन्वर्ट करता है। तो अपन क्या इसको इनहिबिट कर दें, तो ड्रग्स आती है अपनी, क्या ड्रग है, एलिस किरण। एलिस किरण नाम से एक ड्रग आती है जो कि मोस्ट पॉपुलर तो नहीं है, पर अपन क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, इसके हिसाब से अपन इसको देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा चलते हैं। दूसरा मैं थोड़ा आगे चला था, एंजियोटेंसिन है, एंजियोटेंसिन फर्स्ट बन गया, उससे सेकंड बनता है, तो किसकी प्रेजेंस हुई थी, एसीई, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, तो इसको इनहिबिट करना है, तो इसको इनहिबिट करना मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी है भाई, आपको बता देता हूँ, क्योंकि यह है कि वो तो जो पॉपुलर में नहीं है ना रेनिन वाली, तो ये पॉपुलर में ड्रग है। तो क्या है इसके लिए, नंबर एक, नंबर लगाने की कोई खास जरूरत नहीं है, कैप्टोप्रिल, लिसिनोप्रिल, जो भी आपको याद सिर्फ ये रखना है एग्जाम की दृष्टि से, जिसमें प्रिल लग जाए वो क्या है, अपना एसीई इनहिबिटर है। ठीक है, मैंने दो ड्रग लिखी हैं, कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल, आप देख रहे हो मैंने स्क्रीन पे क्या है, दो ही ड्रग लिखी है। तो क्यों लिखी है, तो इसके पीछे है, ये दोनों हैं, ये क्या है, एक्टिव ड्रग्स है। ठीक है, और जितनी भी बच गई इस कैटेगरी के अंदर वो सारी की सारी प्रो ड्रग है भाई। ठीक है, याद रखने की पॉइंट क्या है, ये वाला है। ठीक है, ऐसी जितनी भी कैप्टोप्रिल, फ्लानाप्रिल, डिकडाप्रिल जो भी है वो आप याद कर लेना, वो कोई याद करने का इश्यू नहीं, लास्ट में आपको प्रिल ध्यान रखना है, प्रिल ध्यान रहेगा, आगे का अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको क्या रखना है, थोड़ा ध्यान रखना है। अब इसका एक साइड इफेक्ट बता देता हूँ भाई आपको, इसका साइड इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, साथ साथ करते चलेंगे। ये क्या था, ड्राई परसिस्टेंट कफ, मतलब जो सूखा कफ होता है ना उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि एसीई क्या होता है अपना, एसीई जो लंग्स से बनता है, ये ब्रेडिकाइनल मेडिएटेड होता है। तो ये जो क्या होता है, ओल्ड एज पेशेंट होते हैं ना, ओल्ड एज पर्सन होते हैं, उसमें क्या है, ड्राई परसिस्टेंट कफ की प्रॉब्लम करता है। तो इसको अवॉइड करेंगे, किन में, जो ओल्ड एज पेशेंट्स हैं उनमें अपन क्या करेंगे, इसको भाई अवॉइड करेंगे। तीसरी कैटेगरी चलते हैं। तीसरी कैटेगरी मैंने क्या बताया था, अपन ने शुरू से चालू किया था, पहले एंजियोटेंसिन सिंथेसिस इनहिबिटर कर दिया, दूसरा क्या है, एसी इनहिबिटर कर दिया, तीसरा क्या कर सकते हैं, AT1 रिसेप्टर, जो एंजियोटेंसिन सेकंड किसके थ्रू काम कर रहा है, AT1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। AT1 रिसेप्टर क्या होता है, जो एंजियोटेंसिन सेकंड है वो बना हो AT1 रिसेप्टर के थ्रू जाके जो ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, प्लस एल्डोस्टेरोन का रिलीज करवा रहा है ना, तो उसको यदि अपन ब्लॉक कर देते हैं भाई, तो ये वाली प्रॉब्लम भी, समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ड्रग में एक लिख रहा हूं, लोसर्टान, लोसर्टान। ठीक है, लोसर्टान, लोसर्टान याद रखना, लोसर्टान। जिस किसी ड्रग में सर्टान लग जाता है वो AT1 रिसेप्टर की ब्लॉकर होती है बन, ठीक है ना, AT1 रिसेप्टर की ब्लॉकर होती है। बस आपको एक ड्रग याद रखनी है, सारी अपने आप सर्टान सर्टान कर, जैसे प्रिल प्रिल कर, इसमें सर्टान सर्टान कर देना, हो जाएगा अपने आप। ठीक है, इसका मोड ऑफ एक्शन वहीं से समझ लेना, मोड ऑफ एक्शन का कोई इश्यू नहीं है। इस कैटेगरी का भी अपने को क्या याद रखना है, एक साइड इफेक्ट याद रखना है। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये मिटा रहा हूं और ऊपर वाला साइड इफेक्ट निकालते हैं इसका, ये ऊपर वाला लिख लेना, लिख रहे हो तो, जो AT1 रिसेप्टर है वो मान लीजिए अपन ने ब्लॉक कर दिया, AT1 रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया, ये मैंने क्या बताया था,
तो लेड डी या सी डी बताया था। तो इसमें क्या बताया था मैंने, सोडियम और वाटर का क्या हो रहा था, इनटेक हो रहा था, पोटेशियम का एलिमिनेशन हो रहा था। ठीक है, अब सोडियम वाटर अपन ने इसको ब्लॉक कर दिया, जिसके साथ ये ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ चैनल चलता है ना, ये अंदर नहीं है, ये बाहर नहीं जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो अपना ब्लड है उसके अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। किसकी वजह से, इसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, क्या बोल सकते हैं, पोटेशियम का लेवल इंक्रीज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपर कैलीमिया, KALEMIA, कैलीमिया। सी मत कर देना भाई, वो कैल्सीमिया हो जाए। ये क्या है, हाइपर कैलीमिया। इसका बहुत इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है भाई, अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और जो एक कैटेगरी होती है इसके साथ एक एडिशनल यूरिकोसूरिक भी होती है, पर वो कोई दिक्कत नहीं। एडिशनल जो यूरिकोसूरिक ड्रग होती है ना, यूरिकोसूरिक ड्रग और जो एंटीप्लेटलेट भी एक्टिविटी इसके साथ होती है। पर सबसे पहले आपको याद रखना है ये वाला कैटेगरी अपनी हो गई 3। आगे चलते हैं भाई, चौथी वाली कैटेगरी मैंने क्या बताया था, ब्लड का वॉल्यूम अपना इंक्रीज हो रहा है। तो चौथी वाली कैटेगरी अपने क्या दे रख सकते हैं, डायूरेटिक। डायूरेटिक डायूरेटिक्स में क्या है, सबसे पहले नंबर 1 लेके देखें तो लूप डायूरेटिक दे सकते हैं, मार्कर हल्का चल रहा है, लूप डायूरेटिक दे सकते हैं। ठीक है, लूप डायूरेटिक मतलब क्या है, वो जो लूप को फैलने पे काम करेंगे। ठीक है ना, या फिर क्या है, अपन थायजिड्स दे सकते हैं। लूप डायूरेटिक्स में एक ड्रग याद रख लो, डायूरेटिक्स में कर लेंगे अपन फ्यूरोसिमाइड, जिसको हाई सेलिंग लूप डायूरेटिक्स बोलते हैं। हाई सेलिंग मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। बी क्या दे सकते हैं, इसमें थायजिड्स भी दे सकते हैं। ठीक है, जिसमें थायजिड्स लास्ट में लगा, जैसे क्लोरोथायजिड्स, CHLORO, क्लोरोथायजिड्स। ज़्यादा नहीं करवा, जिसमें थायजिड्स लास्ट में लग जाए वो कर देना, थायजिड्स दे सकते हैं। तीसरा क्या दे सकते हैं इसके अंदर, देखो, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। अब मानो अपन कोई ड्रग दे रहे हैं, मानो वही देख लो, अपन 81 रिसेप्टर ब्लॉक कर दे रहे हैं, तो सोडियम तो अपन ने बाहर आना, मतलब जो पोटेशियम का लेवल मान लीजिए, जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स का मतलब क्या था, पोटेशियम को स्पेयर करेगी। ठीक है, ठीक है, पोटेशियम को क्या करेगी, स्पेयर करेगी। जो अपना एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है कि जो पोटेशियम का लॉस हो जाता है अपना, पोटेशियम का लॉस बाहर जा रहा है, पोटेशियम का एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो अपन को उसको क्या है, अपनी बॉडी के अंदर बना के रखना है, क्योंकि पोटेशियम भी इंपॉर्टेंट रोल करता है जो डायलेशन होता है ना उसमें। ठीक है, यदि ज़्यादा पोटेशियम एक्सिस में बाहर चला गया तो क्या हो जाएगा, उसकी भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, स्पेयर करके रखना पड़ेगा। तो अपन क्या दे सकते हैं, एम्लियोराइड दे सकते हैं, या स्पेरनोलैक्टोन भी दे सकते हैं। ठीक है, याद रखना पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है। ये 3 कैटेगरी डायूरेटिक्स की बनाई, सिंपल है डायूरेटिक्स में, और इनको अपन ओपन करके पढ़ेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ इतना ही देखेंगे। ठीक है, अपन ने टोटल कैटेगरी कर ली 4। अब नंबर देखते हैं पांचवा क्या देखते हैं, जो क्या देख लिया अपन ने, पहला कैटेगरी देख लिया अपन ने, जो अपना रेनिन का सिंथेसिस इनहिबिट कर लिया। दूसरे में जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है उसका इनहिबिट कर लिया। तीसरी कैटेगरी में अपने जो 81 रिसेप्टर उसको ब्लॉक कर दिया, और ये डायरेटिक्स दे दिया। ठीक है, जो अपने एल्डोस्टेरोन था उसकी वजह से अपने पोटेशियम स्पेयरिंग भी साथ में इसको अपन कर दिया। ठीक है, अब चौथी कैटेगरी हो गई, तो पांचवी चलते हैं। पांचवी क्या चलते हैं, अपना जो हार्ट है ना, ये हार्ट के ये मान लीजिए अपना हार्ट है भाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, हार्ट की जो वाल्स होती है इन पे क्या होते हैं, कैल्शियम चैनल होते हैं। जैसे ये अपना क्या है, कैल्शियम चैनल है। ठीक है, अब मान लीजिए कैल्शियम चैनल नॉर्मल वे में काम कर रहा है, एक्सेसिव वे में काम कर रहा है, तो क्या होगा, कैल्शियम है वो इस तरह से, जैसे इसके अंदर अपने हार्ट की जो सेल्स होती है उसके अंदर आएगा। तो जो सेल है इनसाइड की सेल, तो इसमें क्या होगा, कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। मैंने क्या बताया था पहले एक लेक्चर में, यदि बताया हो तो क्या होता है, कैल्शियम और सोडियम है ना, इन दोनों का यदि लेवल बढ़ता है तो क्या करेगा, ये डीपोलराइजेशन। ठीक है, डीपोलराइजेशन करेगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसमें एक्साइटरी इफेक्ट आएगा। मतलब हार्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा
तो हार्ट का क्या कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा तो क्या टीपीआर बढ़ जाएगा, टीपीआर बढ़ जाएगा तो अल्टीमेटली बीपी इंक्रीज हो जाएगी। तो अपन क्या कर सकते हैं, पांचवा अप्रोच कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ले रहे हैं तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में देखो जीपेट के हिसाब से काफ़ी अलग है, पर जो फार्मासिस्ट एग्जाम उसके हिसाब से थोड़ा अलग है, क्योंकि जीपेट के हिसाब से अपन कैटेगरी भी देखते हैं, तो अपन जीपेट के हिसाब से देख नहीं रहे, तो अपन फार्मासिस्ट के हिसाब देख रहे हैं। तो देखो नंबर 1 ड्रग लिख लेते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है, नंबर 1 डिल्टीजेम, नंबर 2 वारापेमिल, नंबर 3 नेफेडिपिन, नंबर 4 एम्लोडिपिन। ठीक है, या और भी इस तरह से कोई ड्रग्स आती हैं तो हो जाता है, पर बेसिकली इनमें हो जाता है काम, जैसे निकार्डिपिन आ जाएगा, कोई निमोडिपिन आ जाएगा, कोई एम्लोडिपिन, इस तरह से कोई ड्रग्स आ जाती हैं। तो इन 4 को आप याद रखो। ठीक है, 4 को याद रखो, डिल्टीजेम हो गया, वारापेमिल होगा, निफेडिपिन होगा, एम्लोडिपिन हो गया, या कोई किसी क्लास में डिपिन लगा हो जैसे निकार्डिपिन हो जाए, ठीक है, या कोई और हो जाए नीमोडिपिन हो जाए, तो वो भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में आएंगी। ठीक है, तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होती है ना, उनके साथ साइड इफेक्ट होता है भाई, एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ साइड इफेक्ट क्या है, रिफ्लेक्स ट्रेकिकार्डिया। ठीक है, रिफ्लेक्स ट्रेकिकार्डिया इसके साथ क्या है, साइड इफेक्ट है। अभी रिफ्लेक्स ट्रेकिकार्डिया क्या होता है, 2 टर्म होती है भाई, एक तो क्या होता है ट्रेकिकार्डिया, दूसरा क्या होता है ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, दोनों बता देता हूँ साथ साथ। एक क्या होता है ट्रेकिकार्डिया, ट्रेकी लिख देता हूँ। अब क्या होता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, उसको बोलते हैं ट्रेकिकार्डिया। तो ब्रेडिकार्डिया मतलब ब्रेडी छोटा है तो बीपी का कम हो जाना, ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के साथ क्या आता है, रिफ्लक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स ट्रेकिकार्डिया आता है तो क्या होगा, ये मैंने बताया, जो हार्ट की जो अपनी ब्लड वेसल्स की जो वेसल्स हैं, इनमें कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। अब यदि इसको क्या कर देंगे, कैल्शियम चैनल को अपने ब्लॉक कर दिया, हार्ट जो हार्ट की और जो ब्लड वेसल्स की वॉल है वो क्या हो जाएंगी, रिलैक्स हो जाएंगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, रिलैक्स हो जाएंगी, तो जो अपने जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो क्या है, प्रेशर सेंसिटिव होते हैं, प्रेशर सेंस करेंगे, प्रेशर सेंस करेंगे तो क्या हो, वो सिंपैथेटिक सिस्टम के थ्रू अपना जो ब्लड प्रेशर बढ़ा देंगे, उसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स में, मतलब किसी ने थप्पड़ मारा उसके रिफ्लेक्स में जो ट्रेकिकार्डिया आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स ट्रेकिकार्डिया। ठीक है, ओके, कितनी कैटेगरी हो गई, 5। अब चलते हैं अपन छठवीं कैटेगरी चलते हैं ना, तो अपन अपने जो रिसेप्टर हैं, कौन सा, सबसे पहले हम बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर लेंगे, जो पहले देखा है बीटा ब्लॉकर बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो बीटा 1 रिसेप्टर है उसमें मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था, क्या बताया था, जो बीटा रिसेप्टर उसकी सबसे पहले बीटा 1 की लोकेशन क्या बताया था मैंने, हार्ट पे होती है बीटा 1। इसमें क्या लेंगे, बीटा 1 मतलब कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। ठीक, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर। देखो इसमें एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे याद करने हैं। सबसे पहले 2A, फिर 2B, 1C, 1M, ठीक है, और 1E याद रखना है। देखो 2A हो गए, 2B, 1C और 1मी, 2A, 2B, 1C और 1M, ठीक है, 1E। ठीक है, तो पहला क्या, A से एटिनोलोल, ठीक है, A से एटिनोलोल, दूसरे से A से एसिब्यूटोल, ठीक है, तीसरे क्या होगा, बिटैक्सलोल, जो कि आई में डालते हैं, ठीक है, इससे क्या हो जाए, बिस्प्रोलोल, सी से क्या होगा, कैलिप्रोलोल। नाम के साथ स्पेलिंग कर लेना, मैं ऐसे लिख रहा हूं भाई, ठीक है ना। एम से मेटोप्रोलोल, ई से क्या होगा, इस्मोलोल, जो कि शॉर्ट एक्टिंग है, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग करती है, एस्ट टाइप ड्रग होती है। ठीक है, ये अपना क्या है, कार्डियो सेलेक्टिव
बीटा ब्लॉकर ये ओनली क्या करेंगे, हार्ट पे काम करेंगे। ठीक है ना भाई। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपन। कार्डियो सेलेक्टिव लिख लेना भाई, मैंने ये लिख दिया है। अब क्या होता है, जो बीटा ब्लॉकर है ना, इस पे भाई मोड ऑफ एक्शन पे मैं नहीं जाऊँगा। मोड ऑफ एक्शन पे जाऊँगा तो वही बात है कि जो पीछे वाला देखा है ना, उसका मतलब क्या हुआ, पीछे वाला देखा, आप एक बार पीछे वाला रिवाइज कर लेना, उसी से इसका हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरे एक होती है नॉन सेलेक्टिव बीटा 1 एंड बीटा 2। ये क्या करेगा, दोनों बीटा 1 और बीटा 2 रिसेप्टर के थ्रू काम करेगा। ठीक है ना। इसका याद रखने के लिए याद रखो TPS। ठीक है, TPS। तो P पहले ले लो, T ले लो, T से टीमोलोल, P से प्रोपेनलोल, TP और क्या बताया था एक और मैंने, S से सोटालोल के लिए याद रख लेना भाई, ये क्या है, सल्फोनामाइड क्या है, सोटालोल है। ये क्या है, नॉन सिलेक्टिव है। ठीक है। एक और बीटा ब्लॉकर में साथ रखते हैं। ठीक है, कि बीटा ब्लॉकर में तो क्या रखता हो, थोड़ी अपने अल्फा ब्लॉकिंग की एक्टिविटी रखता हो, तो क्या लिख सकते हैं, एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी कौन रखता है, एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग। ये वहीं पे ले रहा हूँ, अल्फा बीटा ब्लॉकर वाला है ना, वो यहीं पे कर दिया मैंने। एडिशनल अल्फा ब्लॉकिंग कौन लेगा, कार्बिडिलोल है भाई, वो कैलिप्रिलोल था, ये क्या है, कार्बिडिलोल है, और क्या है, लेबेटालोल। मोस्ट इंपोर्टेंट ड्रग है भाई, ये दोनों पे ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत आते हैं इन पे। ठीक है, जो फियोक्रोमोसाइटोमा बोला था उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है दोनों। ठीक है, ये अपनी क्या है, अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी एडिशनल रखती है। कैटेगरी अपनी हो गई भाई टोटल 6। अब अपन क्या बात करते हैं, सातवीं कैटेगरी की बात करते हैं। सातवीं कैटेगरी में क्या बताया था मैंने, सातवीं कैटेगरी में जैसे अपना अगला रिसेप्टर आता है अल्फा ब्लॉकर, क्योंकि अल्फा एक्टिवेट थोड़ी करना, अपन हाइपरटेंशन में कर रहे तो एंटी हाइपरटेंसिव पढ़ रहे हैं ना, तो अल्फा ब्लॉकर में क्या करना है, अल्फा ब्लॉकर की कौन कौन सी ड्रग है, सिंपल है। अल्फा ब्लॉकर की ड्रग देखने के लिए अपन ने देखा था, जो अल्फा ब्लॉकर ड्रग वही है जो मैंने उसमें बताया था ना, जिसमें जोसिन लग जाए, देखो पैराजोसिन, डेराजोसिन, डोक्साजोसिन। ठीक है, और एक क्या नाम बताया था मैंने, टमसोलोसिन। और भी कई ड्रग मिल जाएंगे, नई अपने को, नई अभी खोज अपन ने नहीं की है। ठीक है, अल्फा ब्लॉकिंग है, जैसे इसमें फेंटोलामाइन भी एक ड्रग आती है, फेंटोलामाइन। ठीक है, ये कौन सी ड्रग आती है जो अल्फा ब्लॉकिंग एक्टिविटी रखती है। ठीक है, इनमें आप एक ही चीज याद रखना, ये ड्रग है डोक्साजोसिन, ये क्या है, लॉन्गेस्ट एक्टिंग है। टमसोलोसिन है, ये BPH में काम आती है, BPH बीइंग प्रोस्टेट हाइपरट्रोपी। बीइंग प्रोस्टेट हाइपरट्रोपी क्या होती है आपको बता देता हूँ साथ साथ। ये अपना मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर है, ना, उसमें इस तरह से मान लीजिए ये मैंने बनाया, क्या है, यूरिन, जो ब्लैडर से यूरिन का आउटलेट है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, अपनी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। अब ओल्ड एज पेशेंट हो जाते हैं, क्या हो जाता है, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट में प्रोस्टेट बढ़ने लग जाती है। यहीं पे एक वाल होता है, क्या, वाल होता है, उस पर क्या होता है, इसको ट्राइगोन वाल बोलते हैं भाई, देखो नाम या अच्छा है इसका, ट्राइगोन वाल। इस पे क्या होता है, अल्फा रिसेप्टर होते हैं, या तो कोई एगोनिस्ट इस पे काम कर जाए अल्फा 1 पे, या फिर अपने प्रोस्टेट का साइज बढ़ जाए, तो क्या होगा, ओवरऑल इसका डायमीटर क्या कम हो जाएगा, तो यूरिन के इजैकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, यूरिन के बाहर निकलने में प्रॉब्लम होगी, तो क्या हो जाएगा, इसको कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, BPH। ठीक है, इसकी चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, टमसोलोसिन है भाई। ठीक है ना, ओके। अब आगे चलते हैं, अल्फा ब्लॉकर हो गया, अपनी कैटेगरी टोटल कितनी होगी, 6 बता दिया था, 7 बता दिया था भाई, 6 हो गई थी, ये अपनी कौन सी हो गई, 7वीं भी हो गई। ठीक है, अब 8वीं कैटेगरी करते हैं भाई, सेंट्रल सिंपेथो लाइटिक पे ध्यान रखना भाई, इंपॉर्टेंट है लाइटिक। ठीक है, सेंट्रल सिंपेथो लाइटिक ड्रग्स के एग्जांपल लिख रहा हूँ, क्लोनिडीन, दूसरी क्या है, मिथाइल
डोपा। तो सेंट्रल जो सिस्टम होता है ना, मैंने क्या बताया था, एसएनएस में तो होते, एसिम पे तो माइमेटिक। माइमेटिक का मतलब बढ़ना, लाइटिक का मतलब तोड़ना, मतलब कम होना। इसमें ड्रग आती क्लोनिडीन। अब इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है? अब मोड ऑफ एक्शन ड्रग एक बार आप देख लेना तो मिटा लो, मैं मोड ऑफ एक्शन बताऊंगा। मोड ऑफ एक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है आपके याद रखने के लिए। मोड ऑफ एक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है भाई। मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, अपन ने पढ़ा था जो पिछले उसमें, फिनाइल एलेनिन है उससे टायरोसिन बन जाएगा, ठीक है। टायरोसिन और अल्टीमेटली एक साइकिल चल के उससे क्या है, डोपा बनेगा, डोपा से डोपामाइन बनेगा, डोपामाइन से नोर एड्रेनलिन बनेगा, ठीक है। नोर एड्रेनलिन क्या न्यूरोट्रांसमीटर है, ये यहाँ से रिलीज हो रहा है। यहाँ पे अपना रिसेप्टर होता है अल्फा 2, मतलब सिनेप्टिक से पहले है तो इसको क्या बोलते हैं, प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर। इस रिसेप्टर की भाई एक्टिविटी क्या होती है, ये रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है तो यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिव फीडबैक देता है। मानो ये रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ तो इसका रिलीज कम करता है। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, एक बार देखो, जो ये अपने क्या है, अल्फा और बीटा रिसेप्टर के थ्रू जाकर अपने बीपी को बढ़ा देता है, ठीक है। अल्फा बीटा रिसेप्टर के थ्रू जाके बीपी को बढ़ा देता है। अब यहाँ पे अपन क्या, प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट देंगे। याद रखना भाई, क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, एगोनिस्ट देंगे या एंटागोनिस्ट देंगे। तो क्या देंगे, एगोनिस्ट। ड्रग का नाम लिख रहा हूँ क्लोनिडीन, ठीक है। क्लोनिडीन ड्रग है जो कि अपन का है यहाँ पे देंगे। इसका ये मोड ऑफ एक्शन होगा, इसके रिलीज को कम कर देगी। इसका रिलीज को कम कर देगी तो अल्फा बीटा रिसेप्टर को मिलेगा नहीं। अल्फा बीटा रिसेप्टर को मिलेगा नहीं तो बीपी कैसे बढ़ेगा, बीपी नहीं बढ़ेगा तो जो अपनी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा, ठीक है। पर इस ड्रग के केस में कई और प्रॉब्लम है। इसका साइड इफेक्ट आता है नंबर 1, देखो ये क्या, एक बात मानो, इसके विड्रॉल सिंड्रोम भी आते हैं। देखो एक बात मानो, यदि अपन ने क्लोनिडीन को विड्रॉ कर दिया, ठीक है, ये बताता हूँ आपको साइड इफेक्ट, ये आप रख लो, ये है ना, उतार लो, अपना बोर्ड छोटा है भाई, इसलिए चीज़ों को मिटाते रहेंगे, वहीं पे फिर से लिखते रहेंगे, फिर से मिटाते रहेंगे। अब मानो अपने क्लोनिडीन को एक टाइम के बाद क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जो अपना क्या था, ये प्रीसिनेप्टिक है, यहाँ से क्या अपन ने कैसे करके इनको रोक रखा था भाई, जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो अल्फा 2 के थ्रू अपने क्या रोक रखा था, भाई रिलीज तेरे को नहीं होना है। पर ये क्या कर दिया, अपने डिसकंटिन्यू कर दिया। मान लो किसी मतलब पशु को अपने बांध रखा है और एकदम से खोलें तो उसको तो मतलब वो होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, जो यहाँ से अपन ने इसको सडनली डिसकंटिन्यू किया तो इसका क्या है, जो रिलीज पहले से नॉर्मल से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। ज़्यादा मतलब, सॉरी हिंदी में लिख दिया भाई मैंने, तो कईयों को समझ में नहीं आएगा क्या है, क्या लिख रहा है। तो नॉर्मल से इसका रिलीज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले तो कम रिलीज था, तो एकदम से क्या साइड इफेक्ट आएगा इसका, अलार्मिंग इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, ठीक है। अलार्मिंग इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर, ये क्या है, क्लोनिडीन का विड्रॉवल सिंड्रोम है भाई। क्लोनिडीन का विड्रॉवल सिंड्रोम क्वेश्चन आता है कि जो क्लोनिडीन विड्रॉवल सिंड्रोम क्या होता है, तो अपन को पहले ये चीज अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड का मतलब मानो कि अपना जो क्लोनिडीन है, क्लोनिडीन क्या बताया था मैंने, तो प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट है। और जो प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 एगोनिस्ट है, किसी वजह से मानो उसको अपने ब्लॉक कर रखा है। अब ये ब्लॉक अपन उसका खोलेंगे एकदम से, प्री सिनेप्टिक है तो उसका मतलब वो काम कर रहा था, अपने बीपी को कम कर रहा था ना। अब यदि अपन बीपी को कम कर रहा है, एकदम से उसको ड्रग को अपन हटा देते हैं तो क्या करेगा ये, एकदम से मतलब उसका जो रिलीज है बढ़ जाएगा, अपने न्यूरोट्रांसमीटर का ब्लड प्रेशर हो क्या है, बहुत हाई चला जाएगा। उसको क्या बोलते हैं, अलार्मिंग इंक्रीज ऑफ बीपी। किसका साइड इफेक्ट आता है भाई, क्लोनिडीन का। क्वेश्चन आता है कि किसका साइड इफेक्ट, अपन क्या बोलेंगे भाई, ये साइड इफेक्ट है किसका, क्लोनिडीन का, ठीक है। दूसरा क्या क्वेश्चन आता है इसी पे, क्लोनिडीन पे बता दो। तो क्लोनिडीन है, मान लो अपन क्या है, एट एक कंसंट्रेशन होने, मान लो 1 mg मान लो होती है, मेरे को नहीं पता 1 mg होती है कि इसकी, होती नहीं है वैसे इसकी। क्लोनिडीन है ना 1 mg दे रहे हैं, तब ये कहाँ पे काम कर रही है, अपना प्री सिनेप्टिक में काम कर रही है। मानो किसी ने भाई इसकी 10 mg दे दी, 10 mg दे दी तो वहाँ पे तो काम करेगी। उसके साथ में अपने जो पेरीफेरी में जो अल्फा रिसेप्टर है ना, अल्फा प्री सिनेप्टिक के बाद जो अल्फा 2 रिसेप्टर, उनके थ्रू काम करेगी। मैंने क्या बताया, अल्फा रिसेप्टर के हमेशा एक्टिविटी क्या होती है भाई, एक्साइटरी एक्टिविटी होती है। तो यहाँ पे काम करेगी थी क्या, ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन आएगा तो अल्टीमेटली क्या है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस भी है, ठीक है।
अब इस पे आता है कि यदि क्लोनिडिन विड्रोल सिंड्रोम आ रहा है, क्लोनिडिन विड्रोल हाइपरटेंशन है, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे देखो लेबेटालोल और कार्बिडिलोल लिख लेना भाई, लेबेटालोल और कार्बिडिलोल। ये क्या है, क्लोनिडिन विड्रोवल जो हाइपरटेंशन है उसकी ड्रग ऑफ चॉइस है भाई। इसमें एक शादी वाला लॉजिक लगा लेना सिंपल। यदि कोई 15-20 दिन महीने 2-4 महीने से कहीं जिमा नहीं है और एकदम से उसको मिल जाए तो बढ़िया तरीके से टूट के पड़ेगा, जो जो खाता है नॉर्मल उससे ज्यादा नहीं खा जाएगा, वो वाला लॉजिक यहाँ पे बढ़िया लगेगा। पूनिया सर का लॉजिक है, एकदम बढ़िया तरीके से याद कर लो भाई, ठीक है, क्लोनिडिन वाला। चलो आगे चलते हैं भाई। मैंने क्या बताया था, कितने कैटेगरी होगी भाई, अपनी अपनी कैटेगरी हो गई कितनी, 8। 9वीं कैटेगरी है क्या है, वैसोडायलेटर। वैसोडायलेटर मानो ये अपनी वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है। अब बीपी मान लो इसकी इतनी, इसका डायमीटर है, तब मान लो बीपी कुछ बढ़ा हुआ है, मान लिया अपने। अब ये इसका डायमीटर इतना कर दें, मतलब पाइप का डायमीटर अपन बढ़ा दें, तो ऑब्वियसली क्या है, बीपी कम हो जाएगा, ठीक है। सिंपल मोड ऑफ एक्शन, ज़्यादा ज्ञान नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। वैसोडायलेटर में ड्रग्स लिख सकते हैं क्या, मिनोक्सिडिल जो मिनटोप आता है ना, जिसका साइड इफेक्ट क्या होता है, अनवांटेड हेयर ग्रोथ करता है ये। दूसरी क्या आती है, हाइड्रोलाजिन के साथ इसका देखो साइड इफेक्ट बता रहा हूँ, क्या करेगा, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, ठीक है। जिसके किसी के हेयर नहीं होता है ना, एलोपेशिया होता है, उसकी उसमें यूज लेते हैं मिनटो, ठीक है। इसके साथ क्या आता है, सिस्टेमिक ल्यूपस का इसके साथ प्रॉब्लम आता है, ठीक है। एक क्या आता है, सोडियम नाइट्रोक्लूसाइड, जो कि क्या है, इमरजेंट हाइपरटेंशन होती है। किसी को ज़्यादा इमरजेंसी वाली हाइपरटेंशन हो तो उसको क्या देते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लूसाइड, ठीक है। इसका क्या है, अपन आई भी देते हैं, सोडियम नाइट्रोक्लूसाइड, ठीक है, ये देते हैं। एक और ड्रग आती है अपनी कौन सी, जो अपनी डाइजॉक्साइड और क्वेश्चन एक आएगा, डाइजॉक्साइड मतलब किस जैसी है डायबिटीज में, तो क्या डाइजॉक्साइड एक क्लोरोथाइजिड जैसी है, ठीक है, क्लोरोथाइजाइड जैसी ड्रग है डाइजॉक्साइड, ठीक है। अपने 9 कैटेगरी कर ली भाई, ये मतलब हाइपरटेंशन का क्लासिफिकेशन लगभग पूरा हो गया। अब एक 10वीं कैटेगरी और कर लेते हैं अपन, एक कैटेगरी और बढ़ जाती है इस पे। देखो वही मैं फिर से एक बार डायग्राम बना रहा हूँ, मेरे को बताना तो वहीं पे था पर मैं कोई नहीं बता पाया। ये नोर एड्रेनलिन बन गया, ये यहाँ से रिलीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, इसका रीअपटेक, ये मार्कर ब्लैक वाला काम नहीं हो रहा भाई, तो यहाँ से इसको रीअपटेक हो रहा है, ठीक है। यहाँ से रीअपटेक हो रहा है तो क्या होगा, मतलब रीअपटेक हो जाएगा तो अपने अंदर ठीक से अंदर चला जाएगा, ग्रेनुअल रीअपटेक हो जाएगा और ये क्या करेगा, फिर से वहाँ से काम करना चालू कर देगा। तो ये होता है ना रीअपटेक, अपन क्या करते हैं, इसको ब्लॉक कर दें यहाँ पे, तो इसका वेस्टेज हो जाएगा। रेजर पिन भी इसमें ले सकते हैं, बीपी के अंदर लेते नहीं है, ऐसे ले सकते हैं। एक क्या करते हैं, यहाँ पे अंदर चला गया, यहाँ से यहाँ पे इसको ख़राब कर दें तो भी अपना बीपी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्वेंथिडीन ड्रग होती है जो कि यहाँ से इसको अंदर जो ग्रेनुअल रीअपटेक उसको ब्लॉक कर देगी। तो मतलब क्या है, रेजर पिन है मानो यहाँ पे, ठीक है। ये लिमिटेड बनता है, इसका मोड ऑफ एक्शन थोड़ा ऐसे है, मानो कि 100 डेली बन रहा है, ठीक है। 100 यहाँ पे आया, अब बॉडी पे काम किया, अब क्या है, तो काम तो कर लिया। अब इसका क्या होता है भाई, मेटाबॉलिज्म भी होता है, मेटाबॉलिज्म COMT और MAO, इसका क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म करते हैं। तो यहाँ पे पड़ा रहेगा तो क्या है, इसका रीअपटेक हो जाएगा और वापिस इधर आता रहेगा, अपने को मतलब परेशान करता रहेगा। अब क्या कर दे, इसको रीअपटेक को ब्लॉक कर देंगे ना, जो इसका रीअपटेक होता है उसको ब्लॉक कर देंगे, क्या यहीं पे पड़ा रहेगा, इसको ये काम तमाम कर देंगे, ब्लॉक खत्म कर देंगे, ठीक है। तो इसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, ये वाला यहाँ पे पड़ा है, ये अंदर जाएगा, अंदर जाके फिर से रिलीज हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर दें तो यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक मोड ऑफ एक्शन इसका बढ़ सकता है। अब अपन ने क्या है, अपने जो ड्रग्स थे उनके क्लासिफिकेशन अपन ने कर लिए हैं। अब चीज़ क्या आती है कि अपन किसको किस में क्या यूज कर सकते हैं और क्या साइड इफेक्ट है, ठीक है। साइड इफेक्ट्स में देखो इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं। सबसे पहले आप लिखो प्रोपेनोलोल का, ठीक है। प्रोपेनोलोल क्या होता है, इसके साथ आता है कोल्ड हैंड
हाथ ठंडे पड़ेंगे, कोल्ड हैंड एंड फीट की प्रॉब्लम आती है। ठीक है, जो अपना प्रोपेनोलोल होता है ना, उसके साथ जो ठंडे हाथ और पैर क्या है ठंडे लगेंगे, कोल्ड हैंड एंड फीट की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, किसके साथ? अपने प्रोपेनोलोल के साथ। ठीक है, और इसको अपन को पता है अवॉइड किस में करेंगे अपन? प्रोपेनोलोल है, इसको अवॉइड किस में करेंगे? अस्थमा में इसको अवॉइड करनी है प्रोपेनोलोल। ठीक है, एक और साइड इफेक्ट आता है प्रोपेनोलोल के साथ, क्या है? रात में सपने आना, जिसको क्या बोलते हैं? नाइट मेयर्स। रात में सपने आना किसका साइड इफेक्ट है भाई? ये प्रोपेनोलोल का है। ठीक है ना, रात में सपने आएंगे और क्या हो जाएगा? जो कोल्ड हैंड एंड फीट की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, दूसरा क्या साइड इफेक्ट आता है? मैंने क्या बोलता है था? ACE इनहिबिटर साइड इफेक्ट क्वेश्चन आता है, इसलिए अलग बोल रहा हूँ भाई मैं। ACE इनहिबिटर का साइड इफेक्ट क्या आएगा? मैंने क्या बताया था? ड्राई परसिस्टेंट कफ। नाम मेरी आवाज़ पे ध्यान रखना भाई, राइटिंग ज़्यादा सुंदर नहीं होगी। ड्राई परसिस्टेंट कफ क्या है? साइड इफेक्ट क्या आएगा? इसका आएगा। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा था? आपने जो 81 रिसेप्टर बता रहा था मैं आपको। ठीक है, 81 रिसेप्टर क्या से बताया था? जो अपने मैंने बताया था टेलमिसर्टन वगैरह, ये उतार लिए होंगे ना आपने। 81 रिसेप्टर ब्रोकर। 81 रिसेप्टर के साइड इफेक्ट मैंने क्या बताया था? पोटेशियम के लेवल को इंक्रीज कर रहा है, तो क्या इसका है? हाइपर कैलेमिया। इसके साथ एक और क्या बताया? एडिशनल यूरिकोस्यूरिक और एंटीप्लेटलेट एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, अब क्या बताते हैं? एक अल्फा एडनर्जिक, जो अल्फा ब्लॉकर, उसके साथ क्या साइड है? पैराजोसिन है ना, उसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। पोस्चुरल मतलब गेट ऑफ पोस्चर होता है, वहां से है पोस्चुरल हाइपोटेंशन। मतलब आदमी खड़ा रहेगा तो उसको ऐसे लगेगा बीपी ज्यादा कम हो गया भाई। पोस्चुरल हाइपोटेंशन बहुत क्वेश्चन आता है भाई, ये क्या है? साइड इफेक्ट है किसका? इसका। तो इसलिए क्या है, जो इसकी लो डोज से स्टार्ट करते हैं, जो समस्या है ना अल्फा 1 ब्लॉकर, क्या है? स्टार्ट करते हैं लो डोज से और कोशिश करते हैं अल्फा 1 ब्लॉकर क्या ले? बेड टाइम। तो ऐसे क्वेश्चन आता है, विच एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग यू वी हैव टू टेक ऑन नाइट टाइम और बेड टाइम। सो ये लेंगे, इसका साइन आता है होरासोमनी। तो होरासोमनी क्या लेंगे? अपने नाइट को लेंगे। अब किसका हो गया? इसका भी हो गया। अब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर मैंने बताया था, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर तो क्या बताया था? इसका रिफ्लेक्स टेकीकार्ड। एक याद रखना, ज्यादा नहीं रखना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का क्या आता है? रिफ्लेक्स टेकीकार्डिया। ठीक है, अब मैंने कैल्शियम चैनल का बता दिया। जो क्या नाम है? सिम्पेथोलाइटिक है, क्लोनिडीन का साइड इफेक्ट क्या बताया था मैंने? जो इसका विड्रॉल सिंड्रोम आता है ना, अलार्मिंग अलार्मिंग इंक्रीज ब्लड प्रेशर, किसका साइड इफेक्ट आता है? क्लोनिडीन का। अब देखो किसका साइड इफेक्ट के साथ साथ अपन किसको किस में यूज कर सकते हैं, तो सिंपल पता है, ज़्यादा नहीं आता है। हमें तो बीटा ब्लॉकर्स आते हैं, इनके बारे में आता है कि भाई कहाँ पे यूज कर सकते हैं, अल्फा ब्लॉकर्स कहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अपन को पता है अल्फा ब्लॉकर्स कहाँ पे कर सकते हैं? हाइपरटेंशन में कर सकते हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज में कर सकते हैं, जो बीइंग प्रोस्टेट हाइपरट्रोफी है जो मैंने बताया था ना, उसमें कर सकते हैं, या जो अपने जो फियोक्रोमोसाइटोमा उसमें कर सकते हैं। उसी तरह जैसे बीटा ब्लॉकर उसका भी आता है, बीटा ब्लॉकर का किस में कर सकते हैं? हाइपरटेंशन में कर सकते हैं। ठीक है, माइग्रेन में कर सकते हैं, एंजाइटी में भी कर सकते हैं, एंजाइटी में प्रोपेनोलोल लेते हैं। ठीक है, एंजाइना में भी कर सकते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस होता है ना, उसमें बीटा ब्लॉकर यूज कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो इस तरह से इसके साइड इफेक्ट आते हैं। सॉरी, बीटा ब्लॉकर की यूज बता रहा हूँ। जो फियोक्रोमोसाइटोमा उसमें भी अपन कर सकते हैं, फियोक्रोमोसाइटोमा को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो भाई अपने दोस्तों को शेयर कर देना, अपने YouTube चैनल को थोड़ा प्रमोट कर देना, जितने से ज़्यादा भाइयों के पास पहुंच जाए। कोई नए भाई हैं वो सब्सक्राइब कर देना। टाइम टू टाइम ऐसे वीडियो अपन लाते रहेंगे। और कोई थोड़ी बहुत यार कमी बेसी रह जाए ना, तो एक बार बता भी दिया करो यार, ऐसे है ना, कोई कमी बेसी रहे तो कि बता भी दिया करो। मैं सोचता हूँ जो ट्यूशन आते हैं ना फार्मासिस्ट एग्जाम में, वो मेरे हिसाब से हो चुके हैं। सबको वेरी वेरी थैंकफुल। ठीक है, थैंक्स, आपने मतलब वीडियो देखा बड़े प्यार से, अपने दोस्तों को पहुंचा दो। ठीक है भाई, धन्यवाद।